धैर्य आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेके आए हैं 69 बीपीएससी पीटी के लिए, जो कि शेड्यूल्ड है 30 सितंबर को। और ये एपिसोड 1 है और इसके बाद हम लोग और भी इम्पोर्टेंट जो है इस पे लेक्चर्स लेके आएंगे, जितने भी एपिसोड्स हम बना पाएँ। और अगस्त 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बिहार स्पेसिफिक, बाहर का कुछ नहीं, बस स्पेशली बिहार के जितने भी जो भी बिहार में जो भी घटनाएं घटी हैं, इंसिडेंट्स हैं, उन सब पे ये मतलब कि पहला हमारा एपिसोड है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, भगवान बुद्ध, बिहार की धरती। चलिए, बिहार के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टेट एनिमल जो है बिहार का वो है हमारा गौर। स्टेट फ्लावर जो है वो है कचनार। स्टेट ट्री जो है वो है पीपल ट्री। स्टेट फ्रूट वो है मैंगो। स्टेट सॉन्ग जो है वो है मेरे भारत के कंठहार। और स्टेट डे जो है वो हम 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हु ऑर्गेनाइज्ड वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एट बिहार। तो किसने वैशाली फेस्टिवल जो है मतलब ऑफ डेमोक्रेसी बिहार में मनाया? और इसका आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि आईसीसीआर ने यहाँ पे जो है वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी मनाया बिहार में। और इसके बारे में देखिए, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस जो है उसने फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर 2023 को हाल ही फिलहाल में बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में यहाँ पे मनाया। और ये इसलिए ताकि इंडिया का जो रिच डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है उसको एग्जिबिट करने के लिए, दर्शाने के लिए। 15 सितंबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 15 सितंबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है। डेमोक्रेसी का हिंदी होता है प्रजातंत्र। तो इसके रूप में 15 सितंबर हम मनाते हैं, इसीलिए 15 सितंबर को ये मनाया गया वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। वैशाली नाम क्यों रखा गया इसका? इसलिए क्योंकि वैशाली जो है बिहार में ये वही जगह है जहाँ पे हमारा पहला जो है प्रजातंत्र था। रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हम ट्रेस कर सकते हैं वैशाली से। अब आईसीसीआर के बारे में जानिए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसके बारे में जानिए। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर आता है। और इसका काम जो है कि भारत के जितने भी ग्लोबल कल्चरल रिलेशंस है दूसरे कंट्री के साथ, उसको ये देखता है और साझा करता है कल्चरल एक्सचेंज अदर के साथ साथ अदर कंट्रीज के साथ। कब फाउंड हुआ था ये 9 अप्रैल 1950, 9 अप्रैल 1950 को ये बनाया गया। इट वाज फाउंडेड। और किसने बनाया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया, जो कि हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के। हेडक्वार्टर्स आईसीसीआर का कहाँ है? वो है नई दिल्ली। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कैश फॉर वेस्ट स्कीम? किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैश फॉर वेस्ट स्कीम की शुरुआत की? इसका आंसर है पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना। और पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैश फॉर वेस्ट स्कीम की शुरुआत की कि आप वेस्ट लाइए, कचरा लाइए, दीजिए और हम उसके बदले में आपको कैश रिवॉर्ड जो है वो देंगे। ठीक है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है कि वर्किंग ऑन द थीम ऑफ वेस्ट टू वेल्थ, द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज स्टार्टेड अ कैश फॉर वेस्ट स्कीम फॉर कॉमन पीपल, आम जनता के लिए। ठीक है, तो लोगों को जो है वो सूखे कचरे के लिए पैसे पे किए जा रहे हैं और प्राइस लिस्ट लगी है कि ये कचरा आप लाएंगे तो इसके हिसाब से जो भी पैसा मतलब कि जो है पीएमसी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो रिवॉर्ड में देगा। ठीक है, और जो कैपेसिटी है इसकी वो 2 टन है ड्राई गार्बेज की और 1.5 टन है वेट वेस्ट का। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जब नाम उठाया तो थोड़ा जान लेते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म ये जो है ये ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लेके आए थे भारत में। और पहला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था भारत में वो बना मैड्रास, चेन्नई 1688 में। ठीक है, पटना म्युनिसिपैलिटी है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है तो जानते हैं कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पहला नाम था वो था पटना म्युनिसिपैलिटी, जो कि 2 नवंबर 1864 को बनाया गया। दैट इज 2 नवंबर 1864 इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डेट। ठीक है, एंड इट वाज रीनेम्ड टू पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीएमसी ऑन 15 अगस्त 1952। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पटना, ये नगर पालिका सिटी ऑफ पटना इसका लोगो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
व्हीलर सीनेट हाउस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी टू बी नेम्ड आफ्टर। पटना यूनिवर्सिटी जो है पीयू, तो पटना यूनिवर्सिटी जो है इसका आपका वहाँ पे एक व्हीलर सीनेट हाउस है, तो वहाँ उसका नाम बदला जा रहा है। तो किसके नाम पे रखा जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, जयप्रकाश नारायण। इनके जेपी के नाम पे रखा जा रहा है। ये व्हीलर सीनेट हाउस को रीनेम किया जा रहा है। क्या है ये व्हीलर सीनेट हाउस? द स्ट्रक्चर वाज बिल्ड टू होस्ट पटना यूनिवर्सिटी मीटिंग्स, कॉन्वोकेशंस एंड अदर फंक्शंस। पटना यूनिवर्सिटी में जो मीटिंग्स होती हैं या जब डिग्री पूरी होती है, कॉन्वोकेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसमें व्हीलर सीनेट हाउस में ही ये सारी चीज़ें जो है वो कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, पहले से भी कराई जाती रही हैं। राजा देवकी नंदन प्रसाद सिंह जो कि मुंगेर के थे, उन्होंने इस बिल्डिंग को 1925 में बनवाया था। उन्होंने पूरा पैसा दिया था 1925 में बनवाने के लिए इस बिल्डिंग को, और ये बिल्डिंग 1926 में पूरी बनके तैयार हो गई। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? उस समय बिहार और उड़ीसा के 1926 में बिहार और उड़ीसा के जो गवर्नर थे और वही इंसान जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे, उनका नाम था सर हेनरी व्हीलर। इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया था और इन्हीं के नाम पे व्हीलर सीनेट हाउस का नाम पड़ा था, जो कि अब रीनेम करके जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे, जेपी के नाम पे हम लोग कर देंगे। और बिहार का जो पटना यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने नाम चेंज करने का नाम मतलब फैसला लिया और जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर इसका नाम हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जब नोबेल प्राइज जीत के आए थे, तो 17 मार्च 1936 में इसी व्हीलर सीनेट हाउस में उनको फेलिसिटेट किया गया था। ठीक है, तो ये भी है। और जो रीनेमिंग है, नाम कब बदला गया? नाम इसका बदला गया 11 सितंबर 2023 को। पटना यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी को कब स्थापना हुई? इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1917, 1917 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारे गवर्नर, ये बिहार के हमारे गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और ये हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी। और ये दोनों, ये देखिए यहाँ पे मिलके जो है इसका शिलान्यास कर रहे हैं कि हम लोग नाम चेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा व्हीलर सीनेट हाउस, जो कि अब जेपी कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। ये पटना यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक और सवाल है कि एम्स पटना कब इस्टेब्लिश हुआ? एम्स पटना जो है उसको यहाँ पे पटना में कब बनाया गया? और इसका आंसर होगा बी, 25 सितंबर 2012। इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 सितंबर 2012। ठीक है, अच्छा, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, एम्स का फुल फॉर्म है, इज अ मेडिकल कॉलेज इन पटना बिहार एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 25 सितंबर 2020। खबर में क्यों है? क्योंकि एम्स पटना ने डिसाइड किया है कि ड्रग्स, वैक्सीन, एंटी स्नेक वेनम ये सब ड्रोन के थ्रू ये लोग पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। ये एम्स पटना का लोगो है और इस पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, अपना एम्स का सर्वे संतु निरामया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू G20 मेंबर कंट्रीज कमेंस्ड एट बिहार म्यूजियम इन पटना टाइटल्ड। अभी सबको पता है कि G20 हमारे इंडिया में कंक्लूड हुआ, पूरा हुआ 2023 में, भारत में ही होना था और बहुत अच्छे से हुआ। और बिहार में मतलब हमारा जो बिहार पटना में जो हमारा बिहार म्यूजियम है, तो वहाँ पे भी एक स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया था और ये G20 मेंबर कंट्रीज़ को डेडिकेट किया गया था। ठीक है, उसका टाइटल क्या था वो यही पूछ रहे हैं। इसका टाइटल जो था वो था टुगेदर वी आर्ट। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, टुगेदर वी आर्ट। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये क्या था। स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू G20 मेंबर कंट्रीज टाइटल टुगेदर वी आर्ट कमेंस्ड एट बिहार म्यूजियम इन पटना बिहार। और किस दिन ये शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 7 अगस्त 2023। ये जो स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन है, ये G20 मेंबर डेडिकेट किया गया बिहार म्यूजियम पटना में, ये कब शुरू हुआ? ये 7 अगस्त 2023 को शुरू हुआ। ठीक, किसने इनॉग्रेट किया? सीएम साहब नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया। और ये आप देखिए कि ये जो एग्जीबिशन था ना, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इसको ऑर्गेनाइज किया हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने। ठीक है, और 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो ये पता चलेगा आपको कि ये 2 महीने का ये जो कार्यक्रम है, वो 7 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ठीक है, और बिहार म्यूजियम के बारे में बात हो रही जो कि पटना में है, तो आप जानिए कि बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल का नाम अंजनी कुमार सिंह है। ठीक है, और ये एक यहाँ पे इस तरीके से ये लोगों ने, ये बिहार म्यूजियम है और ये ऑर्गेनाइज इन्होंने ऐसे किया है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द 5 month लॉन्ग बिहार म्यूजियम बियनाले कमेंस्ड फ्रॉम। बियनाले क्या होता है? बियनाले एक लार्ज आर्ट एग्जीबिशन या म्यूजिक फेस्टिवल है जो कि बाइनियली कंडक्ट किया जाता है। बाइनियली का मतलब होता है 2 साल में एक बार, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा 5 महीने लंबा ये जो बिहार म्यूजियम बियनाले है, ये कब कमेंस्ड हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 7 अगस्त 2023। क्यों? ये वही डेट है जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने वहाँ पे G20 कंट्रीज़ के लिए हमारा एक एग्जीबिशन, स्पेशल एग्जीबिशन स्टार्ट किया। तो ठीक उसी दिन 7 अगस्त 2023 को ही हमने 5 महीने लंबा ये जो बिहार म्यूजियम बियनाले है इसको शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि बिहार म्यूजियम बियनाले जो है ये जो म्यूजियम कल्चर होता है भारत में और विदेशों में, वर्ल्ड में, उसको प्रमोट करना चाहता है। ये दूसरा एडिशन था, ध्यान रखें कि ये जो एडिशन था ये दूसरा एडिशन था, सेकेंड एडिशन। पहला एडिशन इसके पहले, ये सेकेंड एडिशन है बिहार म्यूजियम बियनाले का। 7 अगस्त 2023 को ये शुरू हुआ और इसकी जो थीम थी वो थी कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग कल्चर्स, इंटरोगेटिंग म्यूजियम्स, ठीक है। बियनाले 2023 फीचर्स क्या क्या इसमें है? तो एग्जीबिशन है, सिंपोजियम्स है, मास्टर क्लासेस हैं, वर्चुअल टूर्स है, एक कैप्टिवेटिंग आर्ट है, शोकेसेस। ये 7 अगस्त से, और ये 5 महीने, ध्यान रखें आप कि जब भी ये शुरू होता है ना तो ये 5 महीने चलता है। तो इस बार जब 7 अगस्त 2023 से शुरू होगा तो ये 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा, ध्यान रखें इस बात का। और इस बार जब हम बात करेंगे ना, तो इस बार जो हमारा जो ये बियनाले है, बिहार म्यूजियम बियनाले, इसमें मतलब कि बिहार म्यूजियम जो पटना में, इसके साथ साथ 3 और म्यूजियम भी हैं। टोटल भारत से बिहार म्यूजियम को जोड़ के टोटल 4 म्यूजियम हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। बिहार म्यूजियम जो कि पटना में है, ठीक है, बिहार में। दूसरा सालारगंज म्यूजियम जो कि हैदराबाद में, तेलंगाना। तीसरा CSMVS म्यूजियम जो कि महाराष्ट्र में, और चौथा KNMA म्यूजियम जो कि दिल्ली में है। तो ये 4 म्यूजियम है जो कि इस बार पार्टिसिपेट करेंगे और अलग अलग कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि व्हाट इज LXE 408? ये LXE 408 क्या है? LXE 408 जो है ये एक न्यू काला आजर की एक ड्रग है, काला आजर का एक नई दवा है जो कि अभी मार्केट में आई है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है LXE 408? क्योंकि ये जो हमारा RM RIMS है, RM RIMS जो है मतलब ये हमारा पटना का, मतलब कि जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ICMR का पटना में जो सेंटर है वो RM RIMS है। तो इसको मतलब कि नॉड मिल गया है, इसको मतलब कि फाइनली इसको वहाँ से अप्रूवल मिल गया है कि आप फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल जो है काला आजर ड्रग की स्टार्ट करिए। LXE 408 जो है इसका मतलब स्टार्ट करिए फेज 2 ट्रायल। ये एक तरीके का टैबलेट है। RM RIMS जो है ये काला आजर मेडिकल रिसर्च सेंटर KAMRC, एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में है, उनके साथ मिलके इसको शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि काला आजर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये मुजफ्फरपुर पटना में इतना क्यों ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि मुजफ्फरपुर पटना यही 2 लोकेशंस हैं भारत में जहां पे DNDi, ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीजेज इनिशिएटिव जो है, जो कि एक जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये इन दोनों एरियाज को ही चूज किया है कि हम फेज 2 ट्रायल्स यहीं करेंगे। और इसमें इसका साथ दे रहा है नोवर्टिस जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। पहला फेज 1 ट्रायल अमेरिका में हो चुका है और फेज 2 ट्रायल जो है वो यहाँ मुजफ्फरपुर और पटना में होगा। काला आजर की दवाई जो है अभी LXE 408 पे काम चल रहा है, ये एक टैबलेट है, लेकिन काला आजर की मेडिसिन है मार्केट में जो कि मतलब कि वर्ल्ड में अवेलेबल, उसका नाम है एम्बाइजोम, AMBISO, एम्बाइजोम। ये एक तरीके का इंजेक्शन है, ठीक है। और काला आजर क्या है? ये एक बीमारी है विच इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन विद प्रोटोजोन पैरासाइट। प्रोटोजोन पैरासाइट जो होता है उसके कारण ये बीमारी हो जाती है, जो कि बॉडी के थ्रू तब इंटर करता है जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई, जो बलुमक्खी होती है, बालू मक्खी, जब वो काट ले तो उसके थ्रू बॉडी में इंटर कर जाता है। अच्छा, बिहार में ही इतना क्यों सोचने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है? क्योंकि बिहार के साथ साथ बिहार और 3 और स्टेट, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये टोटल 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पे काला आजर जो है ये एक एंडेमिक जो डिजीज है, मतलब यहीं पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे खास करके पटना मुजफ्फरपुर पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। और भारत सरकार ने भी बोला है कि हम 2024 तक, 2024 तक हम काला आजर को जड़ से मिटा देंगे भारत से। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं।
एक और सवाल है कि व्हेन डिड कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्ट इन बिहार। कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार में कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो बिहार में स्टार्ट हुआ 7 जनवरी 2023 को। ध्यान रखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 7 जनवरी 2023 कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, कास्ट बेस्ड सर्वे वाज इनिशिएटेड बाय बिहार गवर्नमेंट ऑन जैन 7 2023 और इसको कहा गया कि 31 मई 2023 तक इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डील साइन किया है और उससे हम जो बिहार के स्टेट हाईवेज हैं, एनएच तो नेशनल हाईवे होता है और स्टेट का जो हाईवे होता है उसको स्टेट हाईवे कहते हैं, उसको ये लोग अपग्रेड करेंगे, सही करेंगे, मरम्मत करेंगे। तो कितने का ये डील है? ये डील है $295 मिलियन का। इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखें इस सवाल के बारे में। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब अग्रीमेंट साइन किया $295 मिलियन का। और इससे हम क्या करेंगे, बिहार के 265 किलोमीटर स्टेट हाईवेज को ये क्या करेगा, अपग्रेड करेगा। 2 लेन में इसको जो है वो बना के अपग्रेड कर देगा और क्लाइमेट डिजास्टर रिजिलियंट डिजाइन रहेगा इसका। रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि 19 दिसंबर 1966 को इसका जो है वो ये एस्टैब्लिश्ड हुआ और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फिलीपींस में है। अभी एडीबी के कितने टोटल मेंबर्स प्रेजेंट? टोटल 68 मेंबर्स हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं और एडीबी के पास यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर स्टेटस भी है। अभी करंट प्रेसिडेंट जो एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं वो हैं मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, मसात्सुगु असाकावा ये रहे, आप इनकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। ही इज मसात्सुगु असाकावा और ये एडीबी का हमारा लोगो है। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as chairperson of the State Women Commission in Bihar? State Women Commission का चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वमेघ देवी। इनको बनाया गया है स्टेट वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन। अब भाई स्टेट एसडब्ल्यूसी के बारे में, स्टेट वुमेन कमीशन के बारे में बात हुई तो इसके बारे में थोड़ा जान जाएं और साथ में नेशनल वुमेन कमीशन के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। स्टेट वुमेन कमीशन अश्वमेघ देवी को अपॉइंट किया गया है नया चेयरपर्सन और 5 और लोगों को अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है प्रभावती मांझी, रबिया खातून, श्वेता विश्वास, सुलोचना देवी और गीता यादव। टोटल जो स्ट्रेंथ है स्टेट वुमेन कमीशन की बिहार में वो है 11 और चेयरपर्सन को तो इन्होंने बना ही दिया, उसके साथ 7 और मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट किया है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात की जाए तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो भारत सरकार के अधीन है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसका काम जो है वो है एडवाइस करना गवर्नमेंट को सारे पॉलिसीज पे जो कि वुमेन से रिलेटेड हैं। कब स्टैब्लिश हुआ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ये स्टैब्लिश हुआ जनवरी 1992 अंडर द प्रोविजंस डिफाइंड इन द 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीडब्ल्यू इज टू रिप्रेजेंट द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड अ वॉइस फॉर देयर इश्यूज एंड कंसर्न्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का ये हमारा लोगो है और ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये देखिए हमारी जो नारी शक्ति है, भारत का मैप है और ये हर तरीके से आप देखिए, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे स्पेस पे जाना हो, चाहे गेम हो, एथलीट बनना हो, चाहे हर जगह हमारी आईटी फील्ड हो, हर जगह हमारी नारी शक्ति जो है वो आगे बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन बिहार इज बीइंग बिल्ट एट विच प्लेस? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिहार में बन रही है, कहाँ बन रही है? और इसका आंसर है राजगीर में बन रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ द स्टेट्स फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, हमारे बिहार में पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसके साथ स्पोर्ट्स एकेडमी है, दोनों राजगीर में ही बन रही है और राजगीर जो है वो नालंदा जिले में एक जगह है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये कहाँ बन रहा है? राजगीर में ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है और उसी में ये सब भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बन रहा है, इसके बनने के बाद बिहार भारत का 6ठा ऐसा स्टेट हो जाएगा, 6th स्टेट हो जाएगा बिहार, ऐसा 6th स्टेट हो जाएगा बिहार जिसके पास एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। इसके पहले गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान के पास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मौजूद है और इसके लिए बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 को पास किया गया। एक बात और, इसमें 33.3% सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा और ये जो हमारा है ये राजगीर का एरिया है। इसको घोड़ा कटोरा लेक कहते हैं राजगीर में, बड़ा प्यारा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the GSDP of Bihar in the financial year 2021-22 as per the CAG report? तो 2021-22 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें GSDP क्या था बिहार का? इसका आंसर हो जाएगा 15.05%। इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है। तो इसमें ये है कि बिहार का जो मतलब कि जीएसडीपी था 2021-22 में वो 15.05% था कैग की रिपोर्ट मार्च 2022 में। तो कैग ने ये बात बोली थी और कैग ने ये भी बोला था कि जो रिपोर्ट आया था उसमें जो हमारी रेवेन्यू रिसीट थी वो 30 विटनेस एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ 30,630 करोड़ का मतलब रेवेन्यू रिसीट में जो इंक्रीज मतलब इतना ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट आया जो कि 2000 मतलब कि 20-21 फाइनेंशियल ईयर कंपैरिजन में मतलब काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है। अच्छा, कैग के बारे में बात हो रही है तो कैग के बारे में ज़रा जान लीजिए कि कैग जो है हमारा वो आर्टिकल 148 से 151 में आता है संविधान के। ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल जो है वो पहली बार इस्टेब्लिश कब हुआ? वो 1858 में हुआ जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने जो ब्रिटिश क्वीन थी उसने अपने अंडर सब कुछ ले लिया, ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1858 में जो है वो ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाया। 1860 में एडवर्ड ड्रमंड जो थे वो पहले ऑडिटर जनरल अपॉइंट किए गए। 1866 में जो पोजीशन था इसका अकाउंटेंट जनरल, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल का, उसको रीनेम करके कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कर दिया गया और फाइनली 1884 में इसको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो ऑडिटर जनरल था वो इंडिपेंडेंट हो गया गवर्नमेंट से और उसको एक स्टेट्यूटरी बॉडी का उसको जो है वो मतलब कि उसको मानकता प्रोवाइड कर दिया गया। और कैग का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में 1958 में आया। एक बात और समझिए कि कॉम्प्ट्रोलर का मतलब जो होता है वो होता है कंट्रोलर और तो इसीलिए और यहाँ पे भारत में जब हम बात करते हैं ना कैग की, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो भारत में कैग का जो रोल है वो कॉम्प्ट्रोलर का नहीं है, वो बस ऑडिटर का है। ठीक है। वो बस पैसे का ऑडिट करती है और वो भी तब जब खर्चे हो जाएं। ठीक है। लेकिन यही ब्रिटेन की बात करिएगा ना तो ब्रिटेन में कैग का मतलब कैग ही है, वो कॉम्प्ट्रोलर भी है और वो ऑडिटर भी है। मतलब कि कॉम्प्ट्रोलर का मतलब होता है पैसे का कंट्रोलर। तो ब्रिटेन में अगर ब्रिटेन में जो पब्लिक मनी है, एक पब्लिक एक्सचेकर का मनी है, तो अगर आपको खर्च करना है तो बिना कैग के परमिशन के आप 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। पर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो पार्लियामेंट जो है वो सबसे पावरफुल है। यहाँ सारे पैसे उसके अकॉर्डिंग अपना खर्च हो जाते हैं। बाद में जब पैसे खर्च हो जाते हैं तो because in Britain, without the permission of CAG, no one can just take out even a single penny. So we need to understand the difference between CAG of India and CAG of Britain. This is the major difference. Fine. Now move forward. आगे बढ़ते हैं। ये CAG का लोगो है, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, dedicated to truth and public interest. ठीक है। Which state did Bihar overtake to become the biggest MFI market in India? तो किसको बिहार ने ओवरटेक किया कि बिगेस्ट एमएफआई मार्केट जो है बन गए हम लोग? और ये जो आंसर होगा तमिलनाडु। हमने तमिलनाडु को जो है वो ओवरटेक कर लिया और हम बिगेस्ट जो है एमएफआई मार्केट जो है यहाँ पे हम लोग बन गए हैं। एमएफआई का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और ये हम लोग मार्केट बन गए। आइए समझते हैं कि आखिर ये एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या हैं और क्या मतलब जो डेवलपमेंट हुआ ये क्या है। देखिए, बिहार जो है वो तमिलनाडु से आगे निकल गया है और देखिए एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब छोटे छोटे लोन, छोटे छोटे पैसों के लोन। तो अब सोचिए कि बिहार में अब ऐसी हालत है कि मतलब कि छोटे छोटे पैसों के लोन में सबसे ज़्यादा लोन यहाँ के लोगों ने ले लिया है। ठीक है। बिहार हैज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बिहार हैज़ ओवरटेकन तमिलनाडु टू इमर्ज एज द स्टेट विद द हाईएस्ट माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग्स एज ऑफ मार्च 2023। ओवरऑल एमएफआई पोर्टफोलियो जो है वो 17.9% से बढ़ के अभी 3,37,000 करोड़ पे अभी बैठा है 2023 में। डेडिकेटेड जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, कंटिन्यू टू डोमिनेट द मार्केट। क्योंकि ये जो छोटे छोटे लोन्स जब देते हैं ना तो ये छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो होते हैं तो अभी भी ये एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, यही इन्हीं का दबदबा है। 37.3% मार्केट इन्होंने अभी अपने अंडर लिया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो मतलब लोन देने की, एमएफआई लोन्स देने की जो प्रक्रिया है वो बैंक का है। बैंक 33.1% दे रहा है वो सेकंड नंबर पे और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो थर्ड नंबर 16.6
3.6%। ठीक है। MFIs क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये फाइनेंशियल कंपनीज ही हैं दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज स्मॉल लोन्स टू लो इनकम पॉपुलेशन, जिनकी आप जो कि बहुत कम पैसा, जैसे कि किसान हो गया या बहुत ऐसे गरीब लोग गाँव में देहात एरियाज में जो कि बहुत कम पैसा, जिनकी इनकम बहुत कम है, तो उनको छोटे छोटे लोन देते हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, ये माइक्रो लोन हो गया, माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो इंश्योरेंस, सबका काम जो है इनके सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं। और भारत में वो पैसा, वो लोन जो कि 1 लाख से नीचे लोग लेते हैं उनको हम लोग माइक्रो लोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द बिहार गवर्नमेंट अप्रूव द बिहार इनैक्टेड डिपॉजिट स्कीम प्रोहिबिशन रूल 2023? कब बिहार सरकार ने इसको जो है वो अप्रूव किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2023 को हमने जो है यहाँ पे इसको अप्रूव किया। और आइए जानते हैं इसके बारे में। ये जो बिहार कैबिनेट ने ना 4 जुलाई को अप्रूव किया बिहार इनैक्टेड डिपॉजिट स्कीम प्रोहिबिशन रूल्स, ये है क्या? ये चिट फंड से रिलेटेड है। बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे ग्रुप में आते हैं, 20, 50, 100, 200 लोगों का ग्रुप बना लेंगे, बोलेंगे आप और जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग पैसा जमा उसमें करवा लेते हैं। वैसे लोग सोसाइटी के लोगों से पैसा जमा करवा के और पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इसी को सही करने के लिए बिहार सरकार ने जो है वो बिहार इनैक्टेड डिपॉजिट स्कीम प्रोहिबिशन रूल्स को पास किया। और इसमें क्या है कि सरकार के पास जो है वो राइट होगा, वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकेगी और वो एक्शन भी ले सकेगी कि ऐसे चिट फंड कंपनीज के अगेंस्ट में जो कि बिहार में ऑपरेट कर रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज बिकम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच कंपनीज फॉर डिपॉजिटिंग मनी थ्रू इलीगल डिपॉजिट स्कीम्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड डिपॉजिटर्स ऑफ द स्टेट। चिट फंड्स के बारे में क्या है? भारत में जो चिट फंड्स हैं वो चिट फंड्स एक्ट 1982 के थ्रू गवर्न होते हैं। और इस एक्ट से कहा जाता है जो चिट फंड बिजनेसेस हैं कैन बी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड ओनली बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये जो चिट फंड, ये जो बिजनेसेस हैं ना, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वही रजिस्टर करेगा और वही रेगुलेट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चिट फंड्स होते क्या? ये पॉपुलर टाइप ऑफ सेविंग इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। और अनऑर्गेनाइज मनी सेक्टर है ना, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है इंडिया भारत में, उसका ये एक मेन हिस्सा है। ठीक है, और ये इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट अराइव्ड एट बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी थ्रू पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिहार बर्ड सेंसस 2023 हुआ, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया? ठीक है, सवाल ये है। और इसका आंसर हो जाएगा BNHS। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, तो बिहार बर्ड सेंसस जो है 2023 में उसने इस बार 205 स्पेशीज को फाइंड किया, जो कि 202 फाइंड 2022 में हुआ था। इस बार 205, 3 और बढ़ ही गए। और कहाँ भागलपुर और जमुई डिस्ट्रिक्ट के वेटलैंड्स में सबसे ज़्यादा पाए गए वाटर बर्ड्स, और बेगूसराय में लैंड बर्ड स्पीशीज सबसे ज़्यादा पाए गए। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए कि सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीशीज कहाँ पाए गए, तो वो पाए गए हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। जो सेंसस है वो कंडक्ट कराया बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने 10,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को हमने कवर किया। इस साल जो काउंटिंग था वो 26 डिस्ट्रिक्ट्स में कराया गया, 76 वेटलैंड्स को हमने कवर किया। 3 नदियों के जो एरियाज है उनको हमने कवर किए, गंगा जी, कोसी और गंडक। ठीक है, और जो बर्ड स्पीशीज़ को जो लिस्ट बनाई गई उसमें वाटर बर्ड्स भी हैं, वेटलैंड बर्ड्स भी हैं और लैंड बर्ड्स भी हैं, ज़मीन पर रहने वाली जो चिड़ियाएँ होती हैं। और 2021 में बिहार सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बर्ड फेस्टिवल कलरव बर्ड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया था नागी बर्ड सेंचुरी जमुई में, ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस जो है, जागरूकता फैल सके एंड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट। तो ताकि लोग जो हैं वो बर्ड्स के कंजर्वेशन पे ध्यान दे सके और उनकी जो जहाँ पे वो रह सकते हैं हैबिटेट्स उनके, उसको भी ये लोग मतलब कि कंजर्व कर सके, बचा सके। ठीक है, ये BNHS है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, जो बिहार का स्टेट बर्ड है वो है हाउस स्पैरो, जिसका दूसरा नाम है पैसा डोमेस्टिकस, और ये हाउस स्पैरो है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर्स जो है वो कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी भागलपुर में ये पाया गया है। ठीक है, और बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये पहला ब्रीडिंग साइट डिस्कवर किया है। जो इंडियन स्कीमर्स हैं ये इंडेंजर्ड हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, और इनको इंडियन सीजर बिल भी कहा जाता है, रेनचॉप्स एल्बिकॉलिस भी कहा जाता है इनको। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में इनको भागलपुर में इनके पहले फर्स्ट ब्रीडिंग साइट को जो है वो पाया गया है। 7 इंडियन स्कीमर्स जो हैं वो मतलब कि स्पॉट किए गए थे VGDS भागलपुर में। और यूनियन फॉर कंजर्वेशन
नेचर IUCN लिस्ट में ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। और ये रहा आपका इंडियन स्कीमर की पिक, ठीक है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बिहार, तो नेशनल पार्क पे एक बार नज़र डाल लेते हैं बिहार के, और ये है नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण में है। कब? 1990 में। वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी वेस्ट चंपारण 1978, भीम बांध सेंचुरी मुंगेर 1976, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी नालंदा 1978, कैमूर सेंचुरी की बात करें तो वो कैमूर में है 1979, गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी वो गया में है 1976, उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी ये भी वेस्ट चंपारण 1978, नागी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई 1991, नकटी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई 1991, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर 1991, कंवर झील बर्ड सेंचुरी बेगूसराय 1987, बरलिया झील सलीम अली जुब्बा शाहनी बर्ड सेंचुरी वैशाली 1997, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा 1972। तो ये देखिए ये ऑक्सबो लेक है, मतलब कंवर झील जो है बेगूसराय में ऑक्सबो लेक टाइप में बनता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बिहार, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बिहार में कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? और इसका आंसर होगा ईस्ट चंपारण में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बारे में ज़रा हम लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है हमारा मंदिर का नाम है विराट रामायण टेम्पल, और ये 20 जून को शुरू हुआ। ईस्ट चंपारण पूर्वी चंपारण में ये शुरू हुआ, और जगह का नाम क्या है? केसरिया, जगह का नाम है केसरिया टाउन, ठीक है। आचार्य किशोर कुणाल जो कि चेयरमैन है श्री महावीर स्थान न्याय समिति के, वो इसको बनवा रहे हैं रामायण टेम्पल को। और ये जो अभी प्रेजेंट में विश्व का सबसे बड़ा मतलब हिंदू टेम्पल है अंगकोर वट जो कि कंबोडिया में है, उससे भी बड़ा हिंदू टेम्पल होगा। ये बहुत बड़ी बात है। महाबलीपुरम ग्रेनाइट को हम लोग यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, और 3 मंजिला 3 स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा ये। अंगकोर वट टेम्पल कंबोडिया में है। इट इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, कंस्ट्रक्टेड बाय किंग सूर्यवर्मन II ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। तो अंगकोर वट टेम्पल किसने बनवाया? किंग सूर्यवर्मन II ने बनवाया। भगवान श्री विष्णु को ये डेडिकेटेड है, 12th सेंचुरी में बनाया गया, ठीक है। चलिए ये हमारा टेम्पल का स्ट्रक्चर कैसे ये जो है ये मंदिर बनेगा। The Bihar government with which PSU signed MOUs to construct new civil enclaves, तो किस के साथ सिविल इनक्लेव बनाएंगे बिहार सरकार? तो ये है हमारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के साथ जो है MOU साइन किया गया है, और नए सिविल इनक्लेव बनाए जाएंगे दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पे, ठीक है। और 78 एकड़ ऑफ लैंड दरभंगा जो है कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा, और पूर्णिया का 52 एकड़ लैंड यूज़ होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। कब स्टैब्लिश हुआ? ये 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो है, और ये हमारा दरभंगा हवाई अड्डा है जहाँ पे स्पाइस जेट की देखिए बस खड़ी है, और इसको अभी और जो है यहाँ पे सिविल जो इनक्लेव्स है वो बनाए जाएंगे। लिकर बैन इन बिहार, ये भी बहुत एक चर्चित विषय है बिहार में कि लिकर प्रोहिबिशन लॉ। तो बिहार प्रोहिबिशन एक्ट जो है ना, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016 को लिकर बैन कर दिया गया बिहार में, और रिसेंटली हमने इस बिहार सरकार ने इस एक्ट को अमेंड किया, इसमें कुछ चेंजेस किए, और चेंजेस ये थे कि अब अगर कोई गाड़ी जिसमें शराब ट्रांसपोर्ट की जा रही है अगर वो पकड़ी गई तो जो उसका 10 मतलब जो उसका वैल्यू है, इंश्योरेंस का वैल्यू, उसका 10% जो है वो वहाँ उसका लिया जाएगा, या तो 10% या 5 लाख एज फाइन जो है वो व्हीकल ओनर से लिया जाएगा। लिकर बैन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 47 जो कहता है DPSP, वो कहता है कि द स्टेट शैल अंडरटेक रूल्स टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, अल्कोहल जो है, लिकर जो है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। अल्कोहल इज अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्कोहल, लिकर जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, और किस लिस्ट में आता है? ये मतलब स्टेट लिस्ट में आता है, और किस शेड्यूल में आता है? 7th शेड्यूल में आता है। चलिए